11th क्लास फिजिक्स। आप में से एक बच्चे विनायक धवन ने कुछ पॉइंट्स भेजे हैं कि ये सॉलिड्स में और बचे हैं, तो सीरियल वाइज आप नोट्स बनाने शुरू करें मेरे साथ साथ ही। पहला है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो प्यारे बच्चों, किसी भी रॉड को जब आप खींचोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो रहेगा ना, तो लंबाई बढ़ने पे चौड़ाई कुछ तो कम होनी पड़ेगी ना, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ओके, हाँ, स्टील का वायर है, आप उसको खींच के इतने से इतना नहीं कर सकते, नाम मात्र खींचेगा बस। एक्सपेरिमेंट भी ऑब्जर्व होता है, तो इसके मुताबिक जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो बहुत ही ना के बराबर ही होगा, पर होगा तो उसी कैलकुलेशन है। और आप खींचोगे थोड़ा पतला हो जाएगा। ये अगर इसकी लेंथ L थी और डेल्टा L आपने इंक्रीज कर दी, या स्मॉल l का दो इंक्रीज कर दी, तो इनिशियल डायमीटर अगर d था तो इसमें इंक्रीमेंट डेल्टा L हो, तो इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा d का। यानी कितना रह गया, d था, इसमें डेल्टा d कम हो गया। ओके, तो प्यारे बच्चों, चेंज इन या इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये आपने पढ़ा था क्या? कौन सा स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। आज इस लंबाई के साथ साथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर भी कम हो जाता है, इसे बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन की फंडामेंटल डेफिनेशन वही रहेगी, फ्रैक्शनल चेंज, आई मीन चेंज अपॉन इनिशियल। ठीक है, कितना चेंज हुआ लेटरली? डायमीटर में डायमीटर चेंज हुआ डेल्टा डी अपॉन इनिशियल कितना था? डी। ओके, इसका रेशियो को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। बस बात यह है कि डेल्टा एल अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा डी कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। आप क्या करेंगे? हेडिंग लिखें, डायग्राम बनाएं और फिर स्टेटमेंट लिख के तब फॉर्मूला नोट करें। इसको सॉल्व मत करने की माइनस आगे लिखोगे, डेल्टा टी पॉइंट डी, डी के साथ एल आ जाएगा, एल ऊपर पहुंच जाएगा, कोई फायदा नहीं लिख के, इतना ही छोड़ देना। तो राइट द हेडिंग, ड्रॉ द डायग्राम, और स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट के बाद इसको लिख देना बस। स्टेटमेंट, विद इन इलास्टिक लिमिट पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दैट्स ऑल। उस बार डायग्राम बना देना है। नेक्स्ट, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। प्यारे बच्चों, ये ले लो, जब इसको खींचेंगे तो इंटरनल फोर्सेस, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि हम रिमूवल फोर्स को, अपना फोर्स हटाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो इंटरनल फोर्स को वापस अपनी वैल्यू तक ले आना। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि जैसे हम उसकी लेंथ को चेंज करेंगे तो इंटरनल फोर्सेस जो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। कहाँ जाएगा वो वर्क? वो वर्क जो खींचने में हमें करना पड़ा इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट, वो सारा वर्क उस खिंचे हुए वायर में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इसी कारण उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम देंगे। इसका प्रमाण क्या है? अगर हम अप्लाइड फोर्स को हटा दें तो एकदम से वापस जो आएगा
वो एनर्जी कहाँ से आएगी? यस, यही वो एनर्जी जो हमने स्टोर हो चुकी थी, यही काम करी उसको वापस लाने का। ये प्रमाण है इसका। ओके, तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, और ब्रैकेट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखें कि तार को खींचने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, लिखिए, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड then work done by force against internal restoring forces is stored in the stretched wire. This energy now is called elastic potential energy. ऐसे लिखते हैं, या elastic potential energy in a stretched wire is defined as a work done in stretching the wire. ये और अच्छी बात भेजे में घुस जानी चाहिए, फिर तो बच्चों कुछ भी लिख दो, वो गलत हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिख ले, ठीक है, पॉज करके लिख ले। तो पॉज करके आप लिख चुके हैं, अब आपने रिप्लाई कर दिया। तो considering a metallic wire of length L having Young's modulus of elasticity Y, on applying a force F on it along length, change in length is L. Small l. ओके, इतनी बढ़ानी है। फोर्स लगाया गया F, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लीजिए, ये जो फोर्स हमने लगाना शुरू किया, क्या कांस्टेंट फोर्स से आगे एल लंबाई खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। एज्यूम करें एक स्प्रिंग, टिंग 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 टिंग, इसे 2 सेंटीमीटर खींचो, हमने खींच दिया, यार है क्या था 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर खींचो, ये लो, कुछ पहले से ज़्यादा ताकत आनी पड़ी। फर्दर स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, मोर 2 सेंटीमीटर, मोर 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? कॉन्स्ट, अगर हमें किसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचना है तो शुरू के 2 सेंटीमीटर में कम फोर्स लगाया, अगले 2 सेंटीमीटर और ज़्यादा लगाना पड़ा कुछ, अगले 2 सेंटीमीटर, अगले 2 सेंटीमीटर, अगले 2 सेंटीमीटर, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होता जा रहा है। यानी कि फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के साथ अगर मैं वर्क निकालना है तो किसकी याद आती है? सिर्फ इंटीग्रेशन की। ओके, तो जब ये तार खींचा जा रहा था और ये खींच के इतना ही हुआ था, यानी कि सिर्फ x बढ़ा था, उस वक्त कितना फोर्स इस पे लग रहा था ये निकाल दो। ठीक है, F तो मान लिया फाइनल वाला, F डैश मान लो, F डैश। तो आप अगले पैराग्राफ से, इस डेफिनेशन के बाद अगले पैराग्राफ से
considering a wire having Young's modulus of elasticity y, length L, on applying a force F, increase in length is L, जो दिख रहा है सब लिख दो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी खींचते वक्त, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन x इज इंक्रीज इन लेंथ, देन, इतना लिखने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। देन यंग्स मॉडल्स क्या होता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि एफ डैश अपॉन ए और अपॉन कितना खिंचा हुआ इस वक्त, एक्स अपॉन इनिशियल लेंथ एल, एफ डैश अपॉन ए के साथ एक्स आ जाएगा, एल के ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए इस वक्त कितना फोर्स लगाया जा रहा है, वाई ए एक्स अपॉन एल, इतना फोर्स लगाया जा रहा है इस वक्त जो एक्स खिंचा हुआ है। अभी और खींचेंगे तो एफ डैश ज्यादा हो जाएगा, जाहिर है एक्स से ज्यादा होने पे ज्यादा ही होगा, इसलिए इस इंस्टेंट पे इतना फोर्स लगा रखा है। तो जरा सा dx खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसे निकालने में अगर सफल हो गए तो इंडेक्शन करके टोटल वर्क बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद बार बार आपको पॉज करनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है। जहां मैं कह रहा हूं ये लिखो, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन स्ट्रेचिंग थ्रू dx, dw is f dash into dx, f dash is y a x upon l dx। जरा से खींचने इतना वर्क करना पड़ा आपको, तो यहां से लेके यहां तक खींचना है। सो टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन फ्रॉम, जब x की वैल्यू बिल्कुल 0 थी और जब x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते बिल्कुल L ना हो, जब तक L लंबाई ना खिंच जाए तब तक हमें टोटल वर्क निकालना है। यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। कर दो जी, W इज इंटीग्रेट 0 to L और y a x dx अपॉन L, W y a अपॉन L कॉन्स्टेंट, y a अपॉन L कॉन्स्टेंट, और x पावर 1 का x स्क्वायर अपॉन 2 है तो 0 to L इज y a अपॉन 2L, L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो L स्क्वायर। ओके, ये आ गया जी आपका, ठीक। और आप इसमें क्या कर सकते हो, ये y जो कांस्टेंट है, ये शुरू से खींचते वक्त भी, तो मेटल प्रॉपर्टी हुई, तो फाइनल फोर्स F लगा हुआ है ना, तो F अपॉन A डिवाइडेड बाय L अपॉन L, या y का लग सकता, और इंटू A अपॉन 2L और इंटू L, ओके, इज इक्वल टू, ये A से A कैंसिल, डेल्टा A से A कैंसिल, तो क्या बचेगा ये, और ये भी L यहीं पे आ जाएगा, उससे ये L भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपके पास F L और अपॉन में ये ऊपर पहुंचेगा ना, कैपिटल L ये ऊपर पहुंच जाएगा, और अपॉन में 2L, ये L भी कैंसिल, हाफ एफ L, ये F वो है जो फाइनल फोर्स है, ओके, जो
खींचते खींचते सबसे ज़्यादा हो चुका है, जितना खिंचा हुआ है उस वक्त का। ठीक है, ये नोट करते करते आप इधर देख लेना। आप वाई के रूप में भी आंसर लिख सकते हो, पर ये आपको लिखना जरूरी है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, W इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एल। मैं क्या कर रहा हूं, ए से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई, और एल से डिवाइड, एल से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। हाफ, इस आप जानते क्या होता है, स्ट्रेस, अंडरस्टूड है कि लॉन्जिट्यूडनल होगा, स्ट्रेन, और इंटू ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख के, होल ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर in elastic potential energy U. So U is equal to half into stress into strain into volume. ठीक है, इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी वॉल्यूम का डिवाइड देता, क्या बचेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। याद, एक तरीका और भी है, और हाफ इंटू स्ट्रेन से गुणा और भाग कर लो, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन का स्क्वायर। ये भी ठीक, ठीक है। और अगर एग्जाम आया ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, तो भाई यहीं छोड़ दो, यहीं पे एनर्जी नाम मत लेना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा, तो वर्क निकालने के बाद बता देना कि ये वर्क ही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, तो ये बता दो 2-3 मिनट, बस कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद आपने जो लिख के भेजा है कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, या आप अभी ना पढ़ें, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एप्लीकेशंस, बच्चों जैसे मैं चैप्टर शुरू कराता हूँ तो एप्लीकेशंस या उदाहरणों से ही हर चैप्टर तक शुरू हुआ है, यहाँ तक कि हेडिंग भी बाद में पड़ती है, आप समझ जाते हो क्या आने वाला है। मात्र बुक से एप्लीकेशंस पढ़ने मात्र से ही चेहरे पे स्माइलिंग में आ जाएगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। पढ़ना जरूरी है, बुक से तुरंत पढ़ लेना, इस वीडियो को देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं उसके, वो तो बस समझ आ जाएगा, फिर तो जैसे कभी आ गया तो तुरंत ही लिखोगे आप हंसते खेलते। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिक, ये 2 पार्ट जरा इंपॉर्टेंट हैं। यह वीडियो कभी लंबी बन जाए तो इन 2 पार्ट के लिए मैं इसके बाद वीडियो बनाता हूँ तुरंत, ठीक है, और इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक, ओके, जय हिंद।